बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक, इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है वो हाइपोथेसिस शेयर करना है, और दूसरा हमने इस रेप्लिकेशन का एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या है वो शेयर करना है। तो हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि अब यह कैसे चलता है। सबसे पहले अल्लाह का बाबरकत नाम है, उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसकी डेफिनेशन वगैरह है। और ये डेफिनेशंस हमने इस तरह से सेट किया कि सेल्फ सिंथेसिस ऑफ सेल और सेल्फ कॉपिंग ऑफ डीएनए। आई एम सॉरी, मैं दोबारा बताता हूँ। सेल्फ सिंथेसिस और सेल्फ कॉपिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा सवाल है व्हेन इट हैपन्स, ये कब होता है, रेप्लिकेशन का वक्त क्या है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वंस इन एस फेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। एक सेल का लाइफ साइकिल सेल के वजूद में आने से लेकर उसके दोबारा डिवाइड होने तक है, और इस दौरान सिर्फ एक मरहला आता है जिसको एस फेज कहते हैं। तब ये सेल का जितना जीनोम या डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है, इससे पहले नहीं होता या उसके बाद भी नहीं होता। द रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड पेरेंट डीएनए। जो डीएनए डिवाइड हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, उसको पेरेंट डीएनए कहा जाता है, और उसके नतीजे में जो बनता है, वजूद में आता है, उसको डॉटर डीएनए कहा जाता है। उसके बाद मॉडल्स, ये जब डीएनए की स्ट्रक्चर पेश हुई थी तो सबसे पहला सवाल उनसे ये किया गया था वाटसन एंड क्रिक से कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। इसका मतलब लोगों को या साइंसदानों को रेप्लिकेशन का बहुत पहले से मालूम था। तो जब वो सवाल पेश हुआ कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, तो तीन मॉडल पेश किए गए जिनको हाइपोथेसिस भी कहते हैं। There are three models which explain how the duplex DNA replicates, but only one of them is correct. Those models are, तीन मॉडल्स हैं, उनके नाम है ये सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस या मॉडल, कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस या कंजर्वेटिव मॉडल, और डिसरप्टिव मॉडल। इन मॉडलों में फ़र्क क्या है पहले ये देख लें। सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। According to this model, at first the DNA strands open like a zip. यूँ समझ लें कि डीएनए इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल इसकी तरह खुल गया है, जिप की तरह खुल गया है। उसके बाद ईच ऑफ विच देन सर्व्स एज अ टेम्पलेट। अब जो खुली हुई हैं इनमें से दो चेन सीधी इस तरह से हैं, यानी डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स खुलने के बाद, जिप की तरह खुलने के बाद सिंगल हो गई हैं वो दोनों ये। और ये सिंगल जिप, ओपन जिप की तरह के स्ट्रैंड्स टेम्पलेट या कालिब या सांचे का काम करती है। इसका मतलब इसके मुताबिक दूसरी नई चेन बनेगी। एज अ रिजल्ट टू डीएनए डबल हेलिक्स आर फॉर्म्ड। बोथ ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल एंड वन डॉटर स्ट्रैंड। इसके नतीजे में ये है असल टेम्पलेट, और इसकी कॉपी के तौर पर ये बनी है। तो इसमें से जो पेरेंट वाले टेम्पलेट है वो पेरेंटल कॉपी है, और दूसरी इसको डॉटर कॉपी भी कहते हैं, न्यू कॉपी भी कहते हैं। अब इसको यहाँ ज़रा देखें, ये डीएनए था, खुल गया, खुलने के बाद इसकी जब कॉपी हुई तो ये बाहर वाली ये पेरेंटल डीएनए है, और जो ब्लू में दिखाई गई है ये डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है। तो ये है सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस का कंसेप्ट, जो ये कहता है कि डीएनए जब डबल होता है, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उन दोनों का आधा हिस्सा पेरेंटल है, कंजर्व रखा गया है, आधा हिस्सा नया बना है। दूसरा हाइपोथेसिस कंजर्वेटिव मॉडल कहलाता है या कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है।
कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को एज़ इट इज़ महफूज रखना। ये फ़र्ज़ करें, इसका कंसेप्ट ये है, ये फ़र्ज़ करें हमारा डीएनए है और इस डीएनए को जब कॉपी होना हो तो पहले लातादाद, मैं लफ्ज़ लातादाद का वो करूं, जितने न्यूक्लियोटाइड इस पेरेंट डीएनए में हैं उतने ही फ्री न्यूक्लियोटाइड लाकर जमा किए जाते हैं। पहले सारा इंतज़ाम होता है। इसके बाद कंप्लीमेंट्री, यानी अगर यहाँ पर ए है तो ए वाला न्यूक्लियोटाइड, टी है तो इसके सामने टी वाला न्यूक्लियोटाइड, सी वाला न्यूक्लियोटाइड और जो जी वाला न्यूक्लियोटाइड, ये आमने सामने रखे जाते हैं। रखने के बाद अब इस डीएनए को कॉपी होने का मौका दिया जाता है। समझो ये इस तरह से था, ये पेरेंट डीएनए था और जो नया डीएनए बनेगा वो इसी के साथ चिपका हुआ बना था। अब आप इसको छील के अलग करेंगे, ये ऐसे। यूँ समझो कि यहाँ पर पेरेंट डीएनए अनजिप नहीं हुआ, एज इट इज़ रहा, उसमें ऊपर से नए न्यूक्लियोटाइड चिपका दिए गए। फिर जब वो एक मॉडल बन गए दो, यानी उसकी कॉपी जब हुई इस तरह से, तो इस कॉपी को आपने छील कर अलग कर दिया। इस तरह पुराने डीएनए ने अपने वजूद को एज इट इज़ कायम रखा, उसके वजूद में कोई फ़र्क नहीं आया, यानी उसने अपने वजूद को कंज़र्व किया। ये तो इसमें से ये जो येलो है ये ओल्ड डीएनए है, जबकि ऑरेंज वाला ये न्यू डीएनए है। तो ओल्ड डीएनए ने न्यू डीएनए तो बना लिया, लेकिन अपने वजूद को उसने बरकरार रखा। ये था जी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस का कंसेप्ट। अब आते हैं डिसरप्टिव। इसको डिस्पर्सिव भी कहते हैं, डिसरप्टिव भी कहते हैं, दोनों हैं। इस मॉडल के मुताबिक आपका ये डीएनए है, पेरेंट डीएनए, जिसकी कॉपी करनी है। एस फेज़ में, इसके एस फेज़ से पहले इसके फ्री न्यूक्लियोटाइड जमा किए जाते हैं। ये समझो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद ये जो डीएनए है, पेरेंट डीएनए जिसने कॉपी होना है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स भी एक एक करके फ्री हो जाते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं। यानी यूँ समझो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के ढेर लग गए, दो ढेर। एक तो ये पहले से मौजूद जमा किए गए न्यूक्लियोटाइड थे, दूसरे ये डीएनए भी खुल के इसके न्यूक्लियोटाइड का भी ढेर लग गया। फिर ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऑटोमेटिकली दोबारा अरेंज हुए तो डीएनए बन गए दो। एक डीएनए वो बन गया जो डिसरप्ट हो गया था, वो दोबारा बन गया है। दूसरा डीएनए वो है जो नया बन गया है, और इत्तेफाक से दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब है सेम है, तादाद और तरतीब सेम है। तो ये दिल को तो नहीं लगता, लेकिन साइंसदानों ने ज़ाहिर है प्रूफ करना है। खूबसूरती को प्रूफ करना हो तो बदसूरती सामने लाओ, फिर खूबसूरती का समझ में आएगा। इसी तरह यहाँ हुआ है। यानी ये डिसरप्टिव समझो एक तरह से सेमी कंजर्वेटिव को प्रूफ करने के लिए बेतुका सा मॉडल पेश किया गया। ज़ाहिर है तो मॉडल है, चेक करना है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बगैर कोई बात सही नहीं हो सकती। तो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास प्रूफ क्या है ये देखते हैं। 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्थाल नाम के दो साइंसदानों ने इन तीनों में से कौन सा मॉडल ठीक है ये मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और उनको मेसेल्सन स्थाल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो किया है। उसको समझने के लिए सबसे पहले दो बातें हम जहन में रखें। डीएनए के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उन न्यूक्लियोटाइड्स में ज़ाहिर है
यानी डीएनए की कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज़ किए। नाइट्रोजन 2 आइसोटोप्स की सूरत में पाया जाता है। जो बहुत कॉमन है वो है N14 और जो लेस कॉमन है वो है N15। एक बहुत ज़रूरी बात तवज्जो से सुनना, N15 N14 के मुकाबले में थोड़ा हेवी आइसोटोप है ये, यानी दोनों के वज़न में फ़र्क है। हमें महसूस नहीं होगा, मशीनें महसूस करेंगी। तो इन आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया है और इसके ज़रिए प्रूफ किया है कि सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस ठीक है। अब देखें उन्होंने क्या किया। सबसे पहले मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थाल ग्रीव बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ N15। मैंने कहा नेचर में सबसे ज़्यादा N14 है, N15 कम है। तो N15 में एक मीडियम बनाया उन्होंने, उस मीडियम में बैक्टीरिया को रखा। मैं दोबारा बताता हूँ, जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद थे, यानी बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, वो N14 वाला डीएनए था। उन बैक्टीरिया को अब उन्होंने एक ऐसे मीडियम में मुंतकिल किया जिसमें N15 दस्तयाब था, N14 नहीं था। दिस N15 बिकेम द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। और उन बैक्टीरिया को असल में वहाँ कई नस्लों तक, कई जनरेशन्स तक पलने का मौका दिया। इसका मतलब यह था कि जब बैक्टीरिया वहाँ पले बड़े होंगे, डिवाइड हुए होंगे, अपनी नस्ल आगे बढ़ाई होगी, तो उनका डीएनए डबल हुआ होगा, रेप्लिकेट हुआ होगा। उस डीएनए में ज़ाहिर है सराउंडिंग में मौजूद जो नाइट्रोजन था N15 वही दस्तयाब था, तो उस डीएनए में ये N15 ही ऐड होता रहा है, क्योंकि N14 तो था ही नहीं। आफ्टर सेवरल जनरेशन्स, कई नस्लों के बाद, they shifted the bacteria into 3 separate plates. The medium in these plates had N14। फिर इन्होंने क्या किया है, बैक्टीरिया को जो N15 में पले बड़े हैं उनको, ज़ाहिर है उनकी तादाद हज़ारों में है बैक्टीरिया की, उनके 3 ग्रुप बनाए हैं इन्होंने। 3 ग्रुप बनाकर कुछ बैक्टीरिया को सैंपल 1 में, कुछ को 2 में, कुछ को 3 में शिफ्ट किया। याद रखना इन तीनों में N14 दस्तयाब है, N14 है इन तीनों प्लेट्स में। इधर शिफ्ट करने के बाद ये सैंपल्स बना लिए और सैंपल के नाम रखे इन्होंने। द फर्स्ट सैंपल, मसलन ये फर्स्ट सैंपल वो था जिसमें बैक्टीरिया को शिफ्ट करते ही वापस निकाला और इनको सैंपल एट 0 मिनट नाम दिया गया। यानी बैक्टीरिया को जस्ट इंटर किया है, उसके बाद वापस निकाला है। सेकंड सैंपल वाज टेकन फ्रॉम सेकंड प्लेट। अच्छा, दूसरा बैक्टीरिया जो N15 से लाए गए थे उनको सैंपल नंबर 2 के प्लेट में रखा गया। यहाँ बैक्टीरिया को 20 मिनट रहने दिया, यानी एक रेप्लिकेशन का मौका दिया। फिर इनका नाम रखा गया सैंपल एट 20 मिनट्स। जबकि तीसरे में बैक्टीरिया को 40 मिनट तक रहने दिया गया है। 40 मिनट का मतलब है 2 दफ़ा रेप्लिकेट होने का मौका मिला इनको, और इनको सैंपल एट 14 मिनट का नाम दिया गया, सैंपल एट 14 मिनट्स। और एक चौथा सैंपल भी रखा है इन्होंने, 4th सैंपल कॉल्ड कंट्रोल सैंपल। और कंट्रोल सैंपल में सिंपली ये था कि यहाँ बैक्टीरिया को पहले से, ये वो बैक्टीरिया थे जो पहले से इनके नाइट्रोजन में N14 मौजूद था, 15 मौजूद नहीं था। ये कंट्रोल ग्रुप कहलाया। अब
इन्होंने क्या किया, इन सैंपल से डीएनए निकालकर सेंट्रीफ्यूज किया गया। ऑल द डीएनए सैंपल्स वर डिजॉल्व, ऑल डीएनए सैंपल। अब हमारे पास 4 सैंपल हैं, याद रखना। एक है सैंपल एट 0 मिनट, दूसरा है सैंपल एट 20 मिनट्स, तीसरा है सैंपल एट 40 मिनट्स और चौथा है कंट्रोल सैंपल। इन डीएनएस को अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सीसियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इनको हल किया गया। यानी अब हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, हर टेस्ट ट्यूब में अलग सैंपल है, डीएनए का सैंपल। फर्ज करें टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है ये, इसमें कौन सा सैंपल होगा, ये 0 मिनट वाला होगा। सैंपल नंबर 2 है, इसमें 20 मिनट्स वाला होगा, सैंपल एट 20 मिनट्स। सैंपल 3 होगा, इसमें सैंपल एट 40 मिनट्स। और सैंपल नंबर 4 है जिसमें कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप का डीएनए है। यानी हमने अब डीएनए को ला के इन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है, 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के इनको सेंट्रीफ्यूज में रखा गया है। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, छोटी सी मुख्तसर सी मशीन, हर लैब में मौजूद होती है और इसकी कई शक्लें हैं, ये भी एक शक्ल है। यहाँ पर इसमें ये टेस्ट ट्यूब रखने की जगह है, टेस्ट ट्यूब आपने इधर रखा, फिर इसको बिजली के करंट के ज़रिए घुमाते हैं, ये घूमता है अंदर वाला हिस्सा, इधर घूमने से सेडिमेंटेशन हो जाती है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूज जब हुआ है, चलता है सेंट्रीफ्यूज दायरे में, तो इन फोर्सेस की वजह से हेवी चीज़ें, जो भारी और साइज़ में बड़ी चीज़ें हैं, इसके बॉटम में, और हल्की चीज़ें ऊपर तह बनाती हैं। उन तह को सेडिमेंट कहा जाता है। इन सेंट्रीफ्यूज के टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर नंबर लगे होते हैं, ग्रेजुएटेड हैं। सबसे नीचे 100 लिखा होता है, 100 एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, उसके बाद 90, तो इसके बाद यानी ऊपर जो आएंगे ये वैल्यू कम होती चली जाती है। तो क्या हुआ, जब इसको तेज़ स्पीड से चलाया गया तो सीजियम प्लस अलग हुआ, क्लोरीन अलग हुआ और क्लोराइड, और इन्होंने ट्यूब के अंदर सेडिमेंट्स बनाना शुरू कर दिए। उन सेडिमेंट्स में हमारा डीएनए भी चिपका हुआ है। तो क्या देखते हैं हम, जब ये सैंपल सेंट्रीफ्यूज में रखे गए तो अब क्या हुआ है, मैं एक ही वो बनाता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। डायग्राम हाथ से अच्छी नहीं बनती है यहाँ, फिर भी DNA of control sample appeared lightest as it formed a layer at the top of the test tube. जो चौथा सैंपल था वो यहाँ अपीयर हुआ कंट्रोल का, क्योंकि उसमें जो DNA था वो N14 वाला था, सबसे ऊपर नज़र आया ये। दूसरे में क्या हुआ है, while the DNA sample at 0 minute appeared heaviest and it sedimented at the bottom of the test tube, ये सबसे नीचे अपीयर हुआ। क्यों? 0 मिनट वाला याद रखना N15 वाला है, जिसको हमने ला के फ़ौरन N14 में डालते ही वापस निकाला था, इसलिए इसके डीएनए के अंदर N15 ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, दोनों स्ट्रैंड, इसलिए ये नीचे सेटल हुआ है, सबसे हेवी है। DNA of sample 20 formed a sediment at the intermediate, जबकि तीसरे नंबर का जो था वो DNA थोड़ा सा दरमियान में यूँ लाइन अप हुआ। दरमियान में लाइन अप क्यों हुआ? 20 मिनट में इसमें पहली रेप्लिकेशन हुई थी, तो इसके एक स्ट्रैंड में N14 था और दूसरे स्ट्रैंड में N15 था, इसीलिए ये दरमियान में आ गया। याद रखना, ये सबसे हल्का है तो ऊपर, ये सबसे हैवी है तो नीचे, ये दरमियान में आ गया है,
क्योंकि इसकी एक स्ट्रैंड हेवी, एक स्ट्रैंड लाइट है। चौथे में वेयर एज द सैंपल एट 40 मिनट्स है 2 सेगमेंट्स, इसकी 2 सेगमेंटेशंस हुई, एक ऊपर हुई है कंट्रोल वाले के लेवल पर, एक इंटरमीडिएट हुई है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि 20 मिनट में जब इसमें रेप्लिकेशन हुई थी तो एक कॉपी इसकी 15 वाली, दूसरी कॉपी 14 वाली थी, इसलिए ये दरमियान में आ गया, इंटरमीडिएट हो गया। जब इस 14 वाले की दूसरी कॉपी हुई तो ये दोनों 14 आ गई हैं, इसलिए ये टॉप पे आ गया है। तो बहरहाल ये नताइज थे एक्सपेरिमेंट्स के। अब इन नताइज को मेसेल्सन एंड स्थाल ने कैसे वो किया है, इंटरप्रेट किया है, ये देखें। The DNA of control sample appeared lightest because it had both strands of N14. दोनों strands N14 थी, इसलिए ये हल्का तरीन हुआ। Whereas DNA of sample at 0 minutes appeared heaviest because it has both strands N15. Similarly, after first round of replication, sample at 20 minutes, each daughter duplex was a hybrid. Hybrid means मखलूत, मिक्स है, आधा 14 आधा 15, possessing one strand of 14N and one of N15. That is why it formed sediment at the intermediate level. When this hybrid duplex replicated in second round of replication, sample at 40 minutes, it contributed N15 strand to form another hybrid duplex and N14 strand to form a light duplex containing the both N14 strands. That is why this sample formed 2 sediments. ये वही बातें हैं जो मैंने पिछले उसमें कहा है। तो on the basis of above results, Meselson and Stahl claimed that DNA replication is semi-conservative. यानी इन एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात तय हो गई कि DNA की जो रेप्लिकेशन हुई है वो N14 सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस के ज़रिए हुई है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।